सेमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपके सामने हाजिर हूं एमसीक्यू ब्लास्ट लेकर के। और आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, जेईई की, नीट की, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप की या नेवी एसएसआर की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप बेसिक लेवल का कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने प्रस्तुत है ये शानदार वीडियो जो आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। पहला क्वेश्चन, टू चार्ज मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर फर्स्ट टच्ड एंड देन सेपरेटेड, देन फाइनल चार्जेस Q1 and Q2 ऑन देम विल बी। अगर दो स्पेयर को आप क्या करते हैं, पहले टच करते हैं और उसके बाद सेपरेट करते हैं, तो टच करने पे क्या होगा, उन दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। जब भी आप दो कंडक्टिंग बॉडीज को टच करते हैं, ये एक स्पेयर है, मान ली इसका कुछ चार्ज है, इसका कुछ पोटेंशियल है, वो है चार्ज है Q1 और कैपेसिटेंस इसका C1, इसका है Q2 और कैपेसिटेंस है C2। जब आप टच करेंगे तो ये सेम पोटेंशियल पा जाएंगे। सेम पोटेंशियल पाने का फिर आप सेपरेट भी कर दोगे तो हमारे सामने फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। V तो कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो Q1 C1 के प्रोपोर्शनल होगा, Q2 C2 के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1G ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग। ये स्पेशल जनरेटर होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए। ये आपको याद रखना चाहिए, 1G ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड। जब आप किसी डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो, इस तरह मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, और इसमें आपने क्या किया, एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया। तो ये डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होगा, इसके अंदर भी एक डाइपोल मूवमेंट सेटअप हो जाएगा। इधर नेगेटिव प्लेट है तो इधर हो जाएगा पॉजिटिव और इधर हो जाएगा नेगेटिव, मतलब इसके अंदर भी एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो वो जो डाइपोल मूवमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उससे हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी, और पी से नोट करते हैं। ये क्या है, स्मॉल पी डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है उसको पर यूनिट वॉल्यूम में बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पहला ऑप्शन सही है इसका, पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर कर रहा है कि जैसे हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा हुआ है, तो ई आउटर आप डायग्राम में जाइए जरा, डायग्राम देखिए, ई आउटर है अप्लाइड फील्ड, ये है एक्सटर्नल फील्ड, जो फील्ड लगाया गया फील्ड है बाहर से, वो है एक्सटर्नल फील्ड ई आउटर। और इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, स्पेशल प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो करंट को तो नहीं बहने देते लेकिन अपने अंदर क्या है, एक डाइपोल बन जाने देते हैं, मतलब चार्ज को डिस्प्लेस हो जाने देते हैं, थोड़ा सा मूव नहीं करने देते। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, क्यों होगा, क्योंकि इधर नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव के पास यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, और इधर पॉजिटिव प्लेट है इसके पास नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा। तो इसका फील्ड जो बनेगा, किसका फील्ड बनेगा, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलराइजेशन फील्ड बनेगा उल्टा बनेगा, एपी। तो इसके अंदर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, इसके अंदर नेट फील्ड हो जाएगा ई आउटर माइनस ईपी। ईपी की दिशा विपरीत है ना, तो आउटर फील्ड ई आउटर, और इसके अंदर कितना है, ई आउटर माइनस ईपी, ई आउटर अपॉन ई आउटर माइनस एपी। ये क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ ओरिजिनल फील्ड ई आउटर एंड द रिड्यूस्ड फील्ड। इसके अंदर फील्ड रिड्यूस हो जाता है, क्या है, ई आउटर माइनस ईपी। पी मतलब पोलरिटी के कारण जो पैदा हुआ है, इन द डाइइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे, इस इक्वेशन से आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि कैसे नोट करते हैं इसको हम, ई आउटर माइनस की ईपी इज इक्वल टू ई आउटर। ई आउटर को एक साथ ले आए हम, तो के माइनस 1 ई आउटर बराबर है के ई पी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई आउटर अपॉन ई पी बराबर है के अपॉन के माइनस 1। के माइनस 1 मतलब छोटा होता है, कौन सा फील्ड, जो इसमें पोलराइजेशन का इंड्यूस होता है वो छोटा ही होगा। तो इस रेशियो को बोलते हैं हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। ससेप्टिबिलिटी नहीं बोलते, परमिटिविटी नहीं बोलते, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं बोलते। तो सही आंसर आ गया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी।
आगे बढ़ते हैं, रेशियो पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन वेक्टर टू एप्सिलॉन 0 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पैदा हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है, पोलराइजेशन जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये होता है काई, इसे बोलते हैं काई, दिस इज काई, जो हिंदी पढ़ना चाहे वो काई, और इंग्लिश में लिखते हैं ऐसा काई, काई इंटू एप्सिलॉन 0 टाइम्स इंटू ई मतलब अप्लाइड फील्ड्स, ये होता है, मतलब काई को आप लिख सकते हैं ऐसा। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है अभी देख चुके हैं हम, एप्सिलॉन 0 इंटू ई, और ये मिल जाता है आपको, इससे काई को बोलते हैं अपन ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी हिंदी में बोलते हैं प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति। रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक बड़ा होता है किससे, काई से, और ये दोनों के दोनों कैसे टर्म है, डायमेंशनलेस टर्म है, के एंड काई, ये डायमेंशनलेस और यूनिटलेस टर्म होते हैं, डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस टर्म होते हैं, कोई यूनिट नहीं होती इन दोनों की। ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए, यूनिटलेस जो है क्वांटिटी है दोनों के दोनों, और इस तरह की क्वांटिटी आप वहां भी देखने वाले हैं, कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में, जहां आपके सामने आएगी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर 1 प्लस काई, वहां पे भी काई आएगी, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी होने वाला है। अब ये सारी बातें कहां हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है, तो करेक्ट आंसर है ए। Next, the maximum electric field then that can exist in a dielectric without causing the breakdown of its insulating property। अगर आप किसी फील्ड में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखते हैं तो ये क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। तो अगर हम फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन वेक्टर बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट ऐसे आएगी जहां ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये सहन कर सकता है उसे बोलते हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगर हम उससे ज्यादा फील्ड लगा देंगे तो इसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। Capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric slab of thickness T is inserted between the plates। अगर प्लेट के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो प्लेट आपको नजर आ रही है, पहली है पॉजिटिव प्लेट ऊपर वाली, नीचे नेगेटिव प्लेट, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी है D, और ए है इनका एरिया प्लेट्स का, और इसके बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया, माइका रख दिया, ग्लास रख दिया, एस्बेस्टस रख दिया, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया अपन ने, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस है T। तो इसका फॉर्मूला है ऑप्शन ए में, C बराबर होता है, C बराबर आ जाता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अगर हम पूरा का पूरा रख देते, इसकी T की जो थिकनेस है वो T है, वो D के बराबर होती, तो क्या होता, तो ऐसा होता एप्सिलॉन 0 A और D माइनस D, T D के बराबर होता D बाई K, तो D से D कट जाता, फिर क्या आता आपके सामने, फिर आता K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। मतलब ऐसी स्थिति में जब आप पूरे के पूरे में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देते तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता, किसका, जो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स आ जाता। तो इसका ऑप्शन है ए। अगर एक से ज्यादा मटेरियल रखे जाते, मान ली 2 मटेरियल रख देते, तो आपके सामने फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाता, C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2, 2 रखे होते, 2 अलग मटेरियल, प्लस T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन K। आपके साथ 3 रखे होते तो 3 आ जाते, जितने रखे होते उतने आ जाते। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टिंग स्लैब, ये अंतर देखिए आप, पिछले केस में क्या लिखा हुआ है, पिछले केस में लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इंसुलेटर है वहां पे, यहाँ पे क्या कंडक्टिंग स्लैब मतलब मेटल रख दें हम, कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस T इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो फॉर्मूला हमारा वही है, ये वाला फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला, लेकिन मेटल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो C बराबर क्या आ जाता, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इन्फिनिटी। तो क्या बचता आपके पास बचता एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होता, बी ऑप्शन सही होता। अगर आपने मेटल रखा है, कंडक्टिंग मटेरियल रखा है, तो फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। In parallel plate capacitor, the capacitance increases from 4 microfarad to 80 microfarad।
ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं तो हम जानते हैं कि जो नया फील्ड नया कैपेसिटेंस आता है वो आता है k टाइम्स। तो यहां पे हमसे क्या पूछा, k ही पूछा है, तो k बराबर क्या है, c डैश अपॉन c। c मतलब 80 माइक्रोफैरड हो जाता है उसका कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बीच में रख दिया है, और शुरुआत में कितना 4 माइक्रोफैरड, तो आंसर क्या आता है 20। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हम थोड़ी देर पहले कि अगर पूरा का पूरे जो स्पेस है प्लेट्स के बीच में अगर उसे डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो k गुना हो जाएगा, k होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन 6 माइक्रोफैरड। 3 कैपेसिटर हैं वो किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, और कैसे हैं, इक्वल हैं, पहला भी C, दूसरा भी C और तीसरा भी C, C। तो सीरीज में जो C इक्विवेलेंट आता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/C इक्विवेलेंट बराबर है 1/C1 प्लस 1/C प्लस 1/C, 1/C। मतलब सीधा हम कह सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट है 3/C, या सीधे शब्दों में सीरीज में जोड़ते हैं अगर हम इक्वल कैपेसिटेंस को तो आ जाता है कितना, ये C/3। तो C/3 का मान कितना है 6 माइक्रोफैरड, मतलब C का मान कितना है 18 माइक्रोफैरड। तो जो कैपेसिटेंस 3 सीरीज में जोड़े गए हैं उनका कैपेसिटेंस कितना है प्रत्येक का, 18 माइक्रोफैरड। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इनको पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस आपस में ऐड हो जाता है, ये पहला 18, ये दूसरा 18 और ये तीसरा 18, तो पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है। तो 18 प्लस 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस होना चाहिए, यहाँ पे कैपेसिटर्स लगा हुआ है, कैपेसिटेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ा गया तो जुड़ जाएंगे भाई, तो इस C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट किसका आ जाएगा, ये पैरेलल का आ जाएगा, C इक्विवेलेंट पैरेलल का, CEQP लिख दिया हमने, ये कितना आ जाएगा n गुना हो जाएगा किसका, इंडिविजुअल का। फिर क्या है, फिर सीरीज में जोड़ा गया तो सीरीज में C इक्विवेलेंट सीरीज का S लगा दिया हमने, ये कितना आ जाएगा, अभी देखा अपने C/n टाइम्स आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि बताइए इनका रेशियो क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट पैरेलल का अपन C इक्विवेलेंट किसका, सीरीज का, बराबर होगा NC/C/N, दैट इज n स्क्वायर। तो n/1 दैट इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। और यहां हमें लिख लेना है क्या, कैपेसिटेंस, इक्वल कैपेसिटेंस। n कैपेसिटर हैं जो पहले सीरीज में पैरेलल में जोड़े जाते हैं फिर सीरीज में जोड़े जाते हैं। 2 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों को सीरीज में बना लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड, और दूसरा है 18 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड, इन्हें सीरीज में जोड़ा गया और इस कॉम्बिनेशन को 1200 वोल्ट से जोड़ दिया गया, 1200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया। ये कॉम्बिनेशन है 1200 वोल्ट की बैटरी से। तो अगर आप नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम होता है सीरीज में, इसका चार्ज सेम होगा, तो Q बराबर क्या होगा, C1V1 बराबर C2V2, Q1 बराबर होगा, इसको कह दिए C1, इसको कह दिए C2, मतलब C1/C2 बराबर V2/V1। तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं इसमें, C1/C2 + 1, उधर भी एक जोड़ दिया, V2/V1 + V1, ऊपर क्या आ जाएगा, V1 + V2/V1, तो V1 + V2 मतलब टोटल वोल्टेज 1200/V1, V1 मतलब 2 के अक्रॉस, तो 2 के अक्रॉस से पूछ रहा है वो। C1 हमारा कितना है, C1 है 2 और C2 कितना है 18, तो 2 × 9, तो हमारे पास आ गया 1/9 बराबर है 1200/V1, 2 × 18। C1 1 मिनट, 1 मिनट, ये C1 के साथ C2 भी जुड़ रहा है, ये C1 के साथ 1 जुड़ रहा है ना, तो 2 + 18 होगा, ये 2 + 18, माय अपोलॉजी, करेक्शन, मतलब 20/18 होगा वो, 20/18 बराबर 1200/V1। तो 20 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 60 बार कट जाएगा, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, V1 बराबर आ जाएगा 60/18, 60 × 18 सॉरी,
V1 60, V1 इधर आ गया और 60 गुणा 18 हो गया। हाँ ठीक है, तो V1 बराबर आ जाएगा 18 गुणा 6, 1080, 1080। V1 की वैल्यू आ जाएगी 1080, लेकिन 1080 इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा करेक्शन दिख रहा है हमें इसमें। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 18 के प्रोपोर्शनल होगा, जो 18 के अक्रॉस होगा वो 2 के अक्रॉस होगा। Q बराबर है C1 V1 बराबर C2 V2। चलिए, तो C1 अपॉन C2 बराबर है V2 अपॉन V1, ठीक है। और ये कितना बन गया आपका, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। C1 है 2 माइक्रोफैरड और C2 है 18 माइक्रोफैरड। V2 अपॉन V1 अपन को मालूम नहीं है, ये आ गया 1 अपॉन 9 V2 अपॉन V1। तो V2 जो है वो V1 का 9 टाइम्स है, V1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ V2। लेकिन V1 प्लस V2 बराबर कितना है, 1200, और V1 की वैल्यू कितनी है, 9V2, तो 9V2 प्लस V2 कितना है, 1200, तो 10V2 कितना है, 10V2 है 1200, यानी V2 कितना है, 120। V2 120, तो सही आया था, पिछली बार भी अपना सही आया था, पिछली बार भी सही आया था। 1080 आ रहा था, तो 1080 आंसर में नहीं है, तो 1080 करेक्ट आंसर है। 1080 आंसर होना चाहिए, 1080, या ये जो है आपका 12 और 18, ये 12 माइक्रोफैरड होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है टाइपिंग एरर है, अगर ये 12 माइक्रोफैरड होता तो ये आपका 800 वोल्ट आ जाता है ना। तो अगर हम 2 माइक्रोफैरड से लेके चलेंगे तो पहले जो आंसर किया था कैलकुलेटर अपने वो सही आया था, लेकिन कायदे से इसमें अगर 12 माइक्रोफैरड होगा ये, तो 12 माइक्रोफैरड 18 माइक्रोफैरड लेंगे अपन, तो ये 2/3 के रेशियो में आएगा, मतलब 18/1200 के रेशियो में आएगा, तो उस समय आपका 800 आ जाता, 800 400 कुछ इसमें एरर है। तो 2 माइक्रोफैरड से और 18 माइक्रोफैरड से आपका आता है 1080, ठीक है। 1080 आंसर में नहीं है, तो हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1080, मतलब पहले जो अपन ने किया पिछले पेज पे वो भी सही था, दैट वाज आल्सो करेक्ट, वो सही था, उसमें कहीं कोई एरर नहीं थी, वो पूरी तरह ठीक था। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफैरड, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज 6 सेंटीमीटर। पहले हमें कितना दिया हुआ है, C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। A पता नहीं है, C कितना है, 15 माइक्रोफैरड, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। फिर क्या लिखा है, पहले डिस्टेंस कितनी है, 6 मिलीमीटर है। A copper plate of thickness 3 mm is symmetrically inserted between the plates, then capacitance। हम जानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट को इंसर्ट कर देते हैं तो ये आता है फॉर्मूला D माइनस T। अगर हम 15 को डिवाइड कर दें किससे, C डैश से, तो क्या बचेगा आपके पास, तो क्या बचेगा आपको, D माइनस T अपॉन D, 15 अपॉन C डैश, और D कितना है 6 mm माइनस 3 mm अपॉन 6, तो 15 अपॉन C डैश बराबर है 3/6, यानी 1/2। तो C डैश का मान कितना होगा, 30 माइक्रोफैरड। तो अगर हम एक कंडक्टिंग प्लेट को इंसर्ट कर देते हैं कॉपर की को, जिसकी थिकनेस 3 mm है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 30 माइक्रोफैरड। डी द करेक्ट आंसर। फिर है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इन द फिगर। इस फिगर में हमें 4.5 जो माइक्रोफैरड है उसके अक्रॉस चाहिए, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो इन दोनों का मिलाकर के जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया, वो हो गया 9 माइक्रोफैरड। पैरेलल में जुड़ जाता है ना, 9 और 4.5। अभी अभी हमने देखा है कि सीरीज में जो चार्ज है वो सेम होता है, तो वोल्टेज कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखिए 4.5 का दोगुना है 9, 4.5 का दोगुना है 9, मतलब 1:2, 1:2 है किसका, चार इसका कैपेसिटेंस का। तो वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा, 2:1 में डिवाइड होगा, 2:1 में डिवाइड होगा, 2:1 में। तो 12 को अगर हम 2:1 में डिवाइड करेंगे तो कौन कौन से आएंगे, 8:4। इसने 4.5 माइक्रोफैरड के अक्रॉस पूछा है, तो कितना जाएगा, 8 वोल्ट। 16 कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है 3 माइक्रोफैरड। इट्स पोटेंशियल बिकम्स, पोटेंशियल दिया हुआ है 50 वोल्ट। When a charge Q is given to it, then what is the value of Q? Simple formula, Q is equal to CV। तो V है
3 माइक्रोफेरेड और V है 50 वोल्ट। ये आ गया 150 माइक्रोकूलम। B Q इक्वल टू CV, बड़ा सिंपल फॉर्मूला ये। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन X एंड Y, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, X है और Y के बीच में, ध्यान दें डायग्राम पे। ये 2 माइक्रोफेरेड का एक सिरा जुड़ा है A से, बिल्कुल ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड का एक सिरा जुड़ा है A से, और दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पर, दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है इस पॉइंट पर। इसको अपन नाम देते हैं D, इसको अपन नाम देते हैं D पे जुड़ा हुआ है, इसको अपन ने कर दिया D पे जुड़ा हुआ है। और इसका 3 माइक्रोफेरेड का भी एक सिरा कहां पे जुड़ा हुआ है? D पर जुड़ा हुआ है। D और A तो एक ही है, D और A तो एक ही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो एक ही है, गौर से देखो जरा, D और A ये तो एक ही बिंदु है ना। तो 5 माइक्रोफेरेड का एक सिरा कहां पे जुड़ा हुआ है? D पे, इसको भी अपन नाम दे दिया C। आप देखना C और B तो एक ही है, C और B तो एक ही है, तो 2 और 3 का एक सिरा कहां पे है? C पे, और 5 का एक सिरा कहां पे है? B पे, और B और C तो एक ही है। और इन इसका 3 का एक कहां पे है? D पे, और 5 का भी एक कहां पे है? D पे, और 2 का एक कहां पे? A पे, A और D एक ही है। इसका मतलब ये 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड ये तो पैरेलल में हैं। गौर से देख लो, ये पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में तीनों जुड़ जाएंगे, तो पैरेलल में इन तीनों का कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट इन तीनों का हो जाएगा 2, 3 और 5, यानी 10 माइक्रोफेरेड। इन तीनों का 10 माइक्रोफेरेड इस 10 माइक्रोफेरेड के साथ सीरीज में आएगा। तो सीरीज में तो आधा हो जाता है अगर दोनों इक्विवेलेंट हो तो 10 और 10, 10 और 10 सीरीज में आएंगे, 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड सीरीज में आएंगे, 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? 10/2, 5 माइक्रोफेरेड। 5 माइक्रोफेरेड है कहां पे? ऑप्शन ए में। Yes, that is the correct answer. Thank you very much for watching this video. Please like this video and don't forget to subscribe my channel. Also check out these videos. Press bell icon for notifications. Once again, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.